अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 24 स्टार्ट करेंगे। सालार ने कमरे में चारों तरफ बिखरे डिब्बों और डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर पर एक नज़र डालते हुए बड़े तहम्मुल से पूछा, कोई और सामान भी है? हाँ, मेरे कुछ कैनवस और पेंटिंग्स भी हैं, मैं लेकर आती हूँ। वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गई। सालार ने डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर से एक किताब उठाई। वो एक नावल था, घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नावल। उसने टाइटल पर नज़र डाली और बेख्तियार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। अगर वो नावल का नाम अमामा के सामने लेता तो वो सुर्ख हो जाती। उसने नावल खोला। किताब के अंदर पहले ही खाली सफ़े पर अमामा ने अपना नाम लिखा था। जिस तारीख को वो किताब खरीदी गई वो तारीख, जिस जगह से खरीदी गई वो जगह, जिस तारीख को किताब पढ़ना शुरू किया और जिस तारीख को किताब ख़त्म की। वो हैरान हुआ। इस तरह के नावल को वो फजूल समझता था। वो शायद ये कभी पसंद नहीं करता कि इस राइटर के किसी नावल को कोई उसके हाथ में देखता, मगर उसने इस नावल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम और डेट्स लिखी हुई थी जैसे वो बेहद अहम किताब हो। उसने नावल के चंद और सफ़े पलटे और फिर कुछ बेयकीनी के आलम में पलटता ही चला गया। नावल के अंदर जगह जगह रंगीन मार्कर्स के साथ मुख्तलिफ लाइंस हाईलाइट की गई थीं। बाज़ लाइंस के सामने स्टार और बाज़ के सामने डबल स्टार बनाए गए थे। वो बेख्तियार एक गहरा सांस लिए रह गया। इन लाइंस में बेहुदा रोमांस, बेहद प्लाटोनिक सोपी बातें, जो मानी डायलॉग्स थे। उन पर स्टार बने हुए थे और वो निशान ज़दा थे। सालार ने वो नावल रखते हुए दूसरा नावल उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वो सब के सब रोमांटिक थे, एक ही तरह के रोमांटिक नावल्स, और वो सब भी इसी तरह हाईलाइटेड थे। वो ज़िंदगी में पहली बार रोमांटिक, और वो भी मिल्स एंड बोन्स, बारबरा कॉटलैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदा कारी से मिल रहा था। और किताबों के इस ढेर को देखते हुए उस पर यह इंकशाफ भी हुआ कि वो किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि सिर्फ यही नावल्स पढ़ती थी। कमरे में मौजूद इन 1,500-2,000 किताबों में उसे सिर्फ चंद पेंटिंग्स, किकरी और शायरी की किताबें नजर आई थीं। बाकी सब इंग्लिश नावल्स थे और ये लेकर जाने हैं। एक नावल देखते हुए वो अम्मा की आवाज़ पर बेख्तियार चौंका। वो कमरे में 2-3 चक्रों के दौरान कुछ मुकम्मल और कुछ अधूरी पेंटिंग्स का एक छोटा सा ढेर भी बना चुकी थी। सालार इस दौरान इन किताबों के जायजे में मसरूफ़ रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नावल वापस किताबों के इस ढेर पर रख दिया जो बेड पर पड़ा था। कारपेट पर पड़ी इन पेंटिंग्स पर नज़र दौड़ाते हुए सालार को एहसास हुआ कि सईदा अम्मा के घर में जा बजा लगी हुई पेंटिंग्स भी उसके हाथों की बनी हुई हैं, और यकीनन इन पेंटिंग्स के किसी दीवार पर लटका न होने का सबब मज़ीद खाली जगह का दस्तयाब ना होना था। बेटा, ये सारा काट कबाड़ क्यों इकट्ठा कर लिया? ये लेकर जाओगी साथ? सईदा अम्मा कमरे में आते ही कमरे की हालत देखकर चौंकी। अम्मा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी। अम्मा सालार के सामने इस सामान को काट कबाड़ करार दिए जाने पर कुछ जज्बज़ हुई। क्या ज़रूरी है इनमें? ये किताबें तो रद्दी में दे देती, इतना ढेर लगा लिया है। और तस्वीरें वहीं रहने दें जहाँ पड़ी थीं। छोटा सा घर है तुम लोगों का, वहाँ कहाँ पूरा आएगा ये सब कुछ? सईदा अम्मा किताबों के इस ढेर को देखकर परेशान हो रही थीं। यकीनन उन्होंने भी अम्मा की सारी किताबों को पहली बार इकट्ठा देखा था और ये उनके लिए कोई खुशगवार नज़ारा नहीं था। नहीं, आ जाएगा पूरा ये सब कुछ। 3 बेडरूम्स हैं, उनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे।
یہ سامان رکھنے کے لیے، لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا، کمبل، کوئلٹس، رگز اور کشنز وغیرہ کو۔ وہ 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سارا سامان تو کام کا ہے، گھر سے جانا اس سے، یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم؟ سیدہ اماں اب بھی متعارض تھیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں ضروری ہیں، ابھی کچھ اور کاٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے۔ سالار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا۔ 3 بجے کے قریب وہ سارا سامان ان کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا، لیکن سالار نے معذرت کر لی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔ ایک اسٹور میں سالار نے کچھ عرصہ پہلے ایلومینیم اور شیشے کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا۔ 6 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی 3 الماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اسے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی۔ لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان 3 الماریوں میں اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھیں۔ ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے۔ وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیڈ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں سے صرف انہی 2 چیزوں کا استعمال لکھا تھا۔ سالار کا کچن ایریا اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاؤنٹر کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ اس کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا، لیکن اس رات امامہ نے اسے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا اسے؟ امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سالار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈ ڈنر پلیٹ اور ان کے اطراف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورانٹ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہیں کہ ان میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں پرانے برتنوں میں نہیں کھا سکتا۔ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہیں۔ سالار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا، کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے۔ اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری چاہیے۔ کیسی گروسری؟ کچن میں سب کچھ تو ہے، آٹا، چاول، دالیں، مسالے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، سالار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسرے کے گھر سے نہیں کھا سکتے ہم، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے، امامہ کو یاد آیا۔ فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، سالار کراہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل خرید لیں گے، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے۔ گاڑی فورٹریس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی، سالار کافی پیتے ہوئے چونکا۔
वो खिड़की से बाहर दूर शॉप्स को देखते हुए बड़बड़ाई थी। उसके लाशऊर में अब भी कहीं वो किताबें ही अटकी हुई थीं। वो किताबें नहीं हैं, सालार ने संजीदगी से कहा। कॉफ़ी का घूंट भरते उसने चौंक कर सालार को देखा। 95% नावल्स हैं, वो भी चीप रोमांस। 5-10 मैं समझ सकता हूँ। चलो, इतने सालों में 100-200 भी हो सकते हैं, लेकिन 1,500-2,000 इस तरह के नावल्स। तुम्हारा कितना स्टेमिना है इस तरह की रबिश पढ़ने के लिए, और तुमने बाकायदा मार्क करके पढ़ा है इन नावल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चीप रोमांस की सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त मेरे घर में है। वो खामोश रही, कॉफ़ी पीते खिड़की से बाहर देखती रही। सालार कुछ देर उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इंतज़ार करता रहा। फिर उसकी लंबी खामोशी पर उसे खदशा हुआ कि कहीं वो बुरा न मान गई हो। अपना बायां बाजू उसके कंधों पर फैलाते हुए उसने जैसे खामोश माजरत पेश की। ठीक है, चीप रोमांस है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ये सब कुछ। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर बाद बोली, वहाँ लोग हमेशा मिल जाते हैं, कोई किसी से बिछड़ता नहीं है। मेरे लिए वंडरलैंड है ये। वो खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे कहीं और पहुंची हुई थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखता और उसे सुनता रहा। जब अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो किसी ऐसी दुनिया में जाना अच्छा लगता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। वहाँ वो कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं, वो मिल रहा हो जो आप सोचते हैं। झूठ है ये सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मेरी ज़िंदगी की कोई कड़वाहट थोड़ी कम होती थी। जब मैं जॉब नहीं करती थी तब ज़्यादा पढ़ती थी नावल्स, कभी कभार सारा दिन और सारी रात। जब मैं ये नावल्स पढ़ती थी तो मुझे कोई भी याद नहीं आता था। अम्मी, अब्बू, बहन भाई, भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, कोई नहीं। वरना बहुत मुश्किल था सारा दिन या रात को सोने से पहले अपनी फैमिली के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी के अलावा किसी और के बारे में परेशान होना। मैं खौफनाक ख्वाब देखती थी और फिर मैंने इन नॉवेल्स के ज़रिए ख्वाबों की एक दुनिया बसा ली। मैं नॉवेल्स खोलती थी और यकदम ज़िंदगी बदल जाती थी। मेरी फैमिली होती थी इसमें, मैं होती थी, जलाल होता था। सालार कॉफ़ी का घूंट नहीं ले सका। उसके लबों पर इस वक्त उस शख्स का नाम सुनकर कितनी अज़ियत हुई थी उसे। नहीं, अज़ियत बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। ऐसी तकलीफ़ इंसान को शायद मरते वक्त होती होगी। हाँ, अगर ये नावल्स उसकी कामिल दुनिया और उसका वंडरलैंड थे तो उसमें जलाल अंसर ही होता होगा। सालार सिकंदर नहीं हो सकता था। वो उसके साथ मज़हबन और कानूनन एक रिश्ते में बंधी थी। दिल के रिश्ते में कहाँ बंधी थी? दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक। और वो तो माजी था जहाँ जलाल अंसर के सिवा कोई दूसरा नहीं था। उसका चेहरा देखते हुए वो रंजीदगी से सोच रहा था। रमामा को बोलते हुए शायद एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने जलाल का नाम लिया और किसी पैराए में लिया था। एहसास होता तो वो ज़रूर अटकती या कम अज़ कम एक बार सालार का चेहरा ज़रूर देख लेती। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, अभी भी कहीं और थी, अभी भी किसी का सब्र आजमा रही थी। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।